अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा प्रोग्राम ये हर हफ्ते मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इसको इस वक्त देख नहीं सके या जिनसे मिस हो गया हो या दुनिया के दूसरे ख़ित्तों के अंदर वो रहते हैं और टाइम जोन्स की वजह से इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इन तमाम लोगों के लिए ये दोबारा रिपीट किया जाता है। बाज़ औक़ात सुबह रिपीट किया जाता है, सुबह यूके टाइम 8 बजे, बाज़ औक़ात आफ्टरनून के अंदर भी 3 बजे वग़ैरह वग़ैरह, तो उस वक़्त भी आप देख सकते हैं। दिस सेशन ऑफ आवर्स इज़ लाइव every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time. And then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those people who can't be here at this time because of other responsibilities and commitments, and similarly, those people around the globe with different timings, it's repeated so all those people can also watch it as well. And it's repeated in the mornings at 8 o'clock, and similarly in the afternoons at 3 o'clock approximately UK time. और ये बात भी याद रहे कि हमारा ये सेशन और इससे पहले जितने भी सेशंस हैं कई सालों से, वो तमाम के तमाम यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जाते हैं ताकि आप वहाँ आप देख भी सकें, और अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। This session of ours and all the previous sessions, they're uploaded onto YouTube so that you can watch them yourselves, or if you'd like to share them with anybody else, you're most welcome. और इस सेशन के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी स्टूडियो का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसके ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे वो कोई दीनी मसला हो या कोई एडवाइस आप लेना चाहते हैं या हालात हाज़रा के ऊपर कोई बातचीत करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लोकल हालात हों या मुल्की हालात हों या इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो हालात हैं उनके ऊपर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम, आप फ़ोन कर सकते हैं। या कोई अच्छी बात हो जो आप हमारे दीगर सामेईन नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं। हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो हमारे सामेईन नाज़रीन हैं वो भी इंशाअल्लाह आपकी बात सुनेंगे। ये मोस्ट वेलकम टू टेक पार्ट, एंड इट कुड बी रिगार्डिंग एन इस्लामिक मसला, regarding some advice that you'd like, or something that you'd like to discuss, or something that you'd like to put on air in the presence of all the listeners and the viewers, something beneficial that could be of use to the listeners, viewers,
to the wider public, maybe a reminder. It could be regarding the contemporary issues, and those issues could be our local issues, or they could be our national issues or international contemporary issues. You're most welcome to speak about them and let us know what you think. We have, at the moment, since last couple of days, we've had the truce and the peace talks between Gaza, the Palestinians, and the Israelis, with the President of America, United States of America, Donald Trump, leading the negotiations. Him and his team has come up with a 20-point plan, and the signing ceremony in Sharm el-Sheikh in Egypt, मिस्र के अंदर, कतर और तुर्की और इसी तरीके से मिस्र के जो लीडर्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, अमेरिका के जो लीडर्स हैं, वो वहाँ मौजूद थे मिस्र के अंदर, और साइनिंग सेरेमनी थी जिसके अंदर पीस डील जो हुआ है इज़राइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान, उसके ऊपर बातचीत हुई और उसके ऊपर सिग्ने। आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। गुज़िश्ता सेशन के अंदर सूडान के, साउथ सूडान के हालात मैंने ज़िक्र किया था। आई स्पोक अबाउट द सिचुएशन इन साउथ सूडान where hundreds of thousands of people have been affected. In fact, reports say that almost 300,000 people have been affected. Many have been killed, and there's massacres in a whole area, and famine has taken over huge swaths of land. फाका बड़े ही पैमाने के ऊपर वहाँ चल रहा है। तो वहाँ के हालात भी इस तरह हैं। और फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, बल्कि अंदरूनी से पहले पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के पिछले 5-6 दिन से हालात के बारे में आपको पता चला है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमला किया था, वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान वालों ने पहले इधर हमला किया था। अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं, किसका इसमें हाथ है, किसका हाथ नहीं है। And the situation between the two brotherly countries of Pakistan and Afghanistan and what's happening over there. Pakistan had bombed certain areas of Afghanistan, accusing Afghanistan of doing it first. Only Allah knows who did it first and what actually happened, because in these sort of situations, one thing is given to the media as propaganda and the reality sometimes is much different. हकीकत कुछ और होती है, लेकिन मीडिया को प्रोपागंडा करने के लिए हर हुकूमत अपने अंदाज के अंदर उसको पेश करती है। Every government wants to paint the picture that we are the victims and the other is the aggressor. हर हुकूमत इस तरह, हर लड़ाई वाला हमेशा या अक्सर तौर पर यही करते हैं कि मैं मज़लूम हूँ और दूसरा शख्स जालिम है। अब देखो ना, इज़राइल के अंदर उन्होंने तकरीबन 70,000 आदमियों को जुल्मन मार कर, इसके बावजूद भी वो कहते हैं वी आर डिफेंडिंग आवर सेल्व्स, हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं और अपने आप को मज़लूम की शक्ल पेश कर रही हैं। I was just mentioning that Israel, having killed, according to the very, very conservative estimates, 68 to 70,000 people, and even then the Israeli government is saying that we are the victims and we are defending ourselves, although under international law Israel is the occupier, is the aggressor. Of course, we understand that they had almost 1,100 odd people, 1,130, 40 people killed. But here you have 68 to 70,000 people, and that is a very, very conservative estimate. Because now that
People are coming, they are noticing bodies under the rubble. वहाँ जो बिल्डिंगें गिराई गई थी गज़ा के अंदर, तो अब जब लोग वापस आ रहे हैं तो उस वापसी की सूरत के अंदर वो देख रहे हैं कि वहाँ हमें बहुत सारी बॉडीज़ मिल रही हैं। तो खैर, कहने का मकसद कि चाहे आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज एट द मोमेंट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड हैज़ बिकम an oyster, or you can have the whole world's news in the palm of your hand. There was a saying once upon a time that I can see everything in the palm of my hands. It was a saying. In other words, I know something very, very well. Now, the reality is, आजकल हकीकत ये है कि आप पूरी दुनिया को अपने हाथ के अंदर देख सकते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से के अंदर कुछ वाक़या पेश आता है और उसी वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे पता नहीं फेसबुक हो, मुझे तो सबका नाम भी नहीं आता, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, मिनटों सेकंडों के अंदर उसकी वीडियो लोग बना देते हैं और फ़ौरन अपलोड कर देते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो गरीब ममालिक हैं, जहाँ बाज़ जगहों के अंदर खाना पीना मिलना मुश्किल है, वहाँ भी वो ये सोशल मीडिया की वीडियो बनाकर दुनिया को पेश कर रहे हैं। I have noticed that certain countries and certain places where they sometimes find it difficult to find food to feed the family or find a job so that they can sustain the family, I have noticed that there's been social media and those 2-minute videos made of those places and uploaded and given to the whole world, because once it's uploaded, anybody around the world could access it. तो कहने का मकसद, so now at the moment we have an information war where each country, each government, each organization is vying and trying to be able to control the information, because they believe that whoever controls the information controls the masses. And we used to have the double M, ek waqt tha, and we used to say whoever controls the media controls the masses, controls the minds. The MMM, whoever controlled the media controlled the masses through controlling their minds. और आजकल अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, that's what they're doing. और आपने देखा होगा कि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस के साथ बैठे हुए हैं और उसने कहा कि फ़लाँ जो सोशल मीडिया है, दिस सर्टन मीडिया, सोशल मीडिया, we need to take control over that. I don't want to name anybody. Just look it up on news and you will find it. Why? Because they feel by controlling that media, that certain social media, we can control the masses of what propaganda or what news we want to give. So the point I was trying to make from here, जो मकसद मैं इससे ये पेश करना चाहता था कि world leaders of countries, presidents and prime ministers, one of their great objective is that we need to control the media. We need the social media under our control so we can write the algorithms. तो उससे पता चला कि इंफॉर्मेशन वॉर जो होती है, लोगों तक मालूमात पहुंचाना, ये बहुत अहम है और उसकी वजह से मुल्क बाज़ औक़ात ऊपर चले जाते हैं, बाज़ औक़ात उनकी पूरे मुल्कों की बेइज्जती हो जाती है। तो खैर, कहने का मकसद, बात इधर मैं अर्ज़ कर रहा था कि इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो दो भाई मुल्क थे, कि क्या वजह हुई कि दो भाई मुल्कों के दरमियान में दरार पड़ गई। What's happened that two brotherly nations
a huge crack has appeared between them and has led them to such an extent where they are prepared to almost start a conflict with each other. वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी तीसरी ताकत है जो दरमियान में आकर, who is this third person or third organization or third country or third element who has come in the middle and wants these two to fight between themselves? And the odd thing is, it will weaken the Afghan country, it will weaken the Pakistani country. None of them will be a winner. ये उनके ऊपर बमबारी करेंगे, उनके इकोनॉमी भी नीचे होगी और उनका भी नुकसान होगा। ये उनके ऊपर बमबारी करेंगे और जितना असलहा ज़ाया होगा उसको दोबारा वापस लाने के लिए करोड़ों का ख़र्चा, तो इनका भी नुकसान और ज़ाहिरी बात है उनका भी नुकसान, तो दोनों का हर लिहाज से नुकसान। और उस नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए and to replenish those weapons and to bring the economy back, and the destruction that's going to happen, it will be from the tax of the general public. तो जो नुकसान होगा, जो बिल्डिंगें तबाह होंगी या जो बमबारी की वजह से सब कुछ ख़त्म होगा या नुकसान होगा या जानें ज़ाया होंगी या इलाका ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए अब हुकूमत जो है वो चीज़ें महंगी करेगी ताकि टैक्स अंदर आए, या तो ये कि दुनिया से कर्ज़ा लेगी, तो अवाम उन्नास का नुकसान होगा। और जो लीडर हैं जो इस किस्म के फ़ैसले बनाते हैं, those that make these decisions, कि let's go ahead and bomb that country or that country says let's bomb this country, जो इस किस्म के फ़ैसले करते हैं उनके बैंक बैलेंस बेहतरीन अंदाज के अंदर, they have nothing affecting their bank balances, उनका काम और वर्दी और उनके कपड़े और उनके गाड़ी और उनका प्रोटोकॉल वैसी ही बेहतरीन, उनके खाने पीने के अंदर कोई कमी नहीं, उनके सोने नींद के अंदर कोई कमी नहीं, उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दे फील इवन मोर सेफ। तो जो फैसले करते हैं और हज़ारों आदमियों का नुकसान हो जाता है, चाहे इस मुल्क में हो चाहे उस मुल्क में हो, और दुश्मन को मौका देते हैं दाखिल होने का दरमियान में, जो इस किस्म के फ़ैसले करते हैं उनको, उनकी फैमिलियों को, उनके दोस्तों को कोई न नुकसान है न खौफ है। और जो अवाम उन्नास है, जो इनसेंट मासूम लोग हैं, चाहे इस मुल्क के हों चाहे उस मुल्क के हों, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान वो खौफ के अंदर किसी वक्त भी वो बम हमारे यहाँ गिर कर पूरे हमारे इलाके को, हमारी जायदाद को, हमारे घरों को तबाह हो सकता है, हमारे औलाद को, हमारे फैमिलियों को मार सकता है। तो वो बेचारे डर के अंदर। तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ मुसलमान होने के, और मैं सोचता हूँ कि आया ये जो इन पोस्टों के ऊपर होते हैं और अक्सर जो इस किस्म के फ़ैसले करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो अवाम लोग देते हैं। दे आर बीइंग पेड बाय द जनरल पब्लिक। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट दैट the public do not tell these people that we don't want you to go into these devastating wars? वो क्या वजह है कि पब्लिक इनको नहीं कहती कि हमें इस किस्म की लड़ाई की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप हमारे मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, if you want to bring our country to destruction, then we don't want you there. We want leaders who are peace talkers, truce makers। हमें तो वो लीडर्स चाहिए जो दूसरों के साथ सुलह करते हैं, सुलह के साथ वक़्त गुजारते हैं, अपने मुल्क को संवारते हैं। They bring up their country, eliminate the poverty and the burden of debt, they try to alleviate that। जो मुल्कों के ऊपर कर्ज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सवाल है, हो सकता है आप इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वजह है कि इस किस्म की सोच आया आम लोगों के जहन के अंदर नहीं है?
ये आया जो वो मीडिया को इस्तेमाल करके अवाम उन्नास को, जनरल पब्लिक को इस किस्म की तआस्सुब के अंदर डालते हैं, वरगलाते हैं, उनको वाइंड अप करते हैं दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, और फिर जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो उस वक़्त फिर पब्लिक भी उनके साथ होती है। तो हो सकता है आपके पास इसका जवाब हो। तो ऐसे करते हैं, ये ब्रेक का भी वक़्त आया है, ब्रेक की तरफ जाते हैं। तो वही मैं सुलह की बात कर रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि हमारे लीडर्स जहाँ भी देखो वो दूसरे मुल्कों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, पीस टॉक्स के लिए, सुलह के लिए, अपने दूसरे मुल्कों के साथ इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं। इसकी क्या वजह है? और फिर पाकिस्तान के हालात आपने देख लिए कि दूसरे मुल्कों के साथ लड़ाई तो लड़ाई, अपने मुल्क के अंदर भी हालात किस तरह बन गए हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल गो टुवर्ड्स ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर भी अगर आप फ़ोन इन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, अपने दिल के अंदर जो बातें हैं वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।